हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल्स का हिस्ट्री से सुपर 100 सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे अंडर ग्रेजुएट का एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। उसमें आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग हर एक जीके जीएस का हर एक सेशन से 100 सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही मदद करेगी, बहुत ज़्यादा मदद करेगी आप लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे थोड़ा डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे। मैंने कुछ और भी ऐड कर दिया है इसमें, इसको ज़्यादा आप लोगों को मतलब रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। इसमें से देखिए, इसमें से बहुत चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर दी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे ऐसे करते करते पूरा देखते हैं अपना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 बीसी में मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मार्गदर्शन कौन थे, चाणक्य थे। और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र क्या थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस नीति को अपनाया था। तो इसने धम नीति को अपनाया था। ठीक है, धम विजय। कलिंग युद्ध लगभग 261 बीसी में हुआ था। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। युद्ध की विभीषिका ने अशोक को क्या किया था, बौद्ध धर्म की ओर मोड़ दिया था। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट भारत कहाँ मिला है। तो ग्रेट भारत मोहनजोदड़ो में मिला है, आप लोग याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है और ग्रेट भारत को धार्मिक स्नान से जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए, ग्रेट भारत ऐसा मिला है, इसे चारों ओर से एरिया मिले हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह सिंधु सभ्यता का नगर योजना का प्रमाण दिखता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध डाकयार्ड किस स्थल पर मिला है। तो प्रसिद्ध डाकयार्ड कहाँ मिला है, लोथल। लोथल क्या था, एक बंदरगाह शहर था। लोथल वर्तमान गुजरात में स्थित है। लोथल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, सिंधु सभ्यता की साइट्स में अक्सर एमसीक्यू से पूछ दिए जाते हैं। देखिए, लोथल में और हमें क्या मिले, लोथल में घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और लोथल में हमें मिले हैं, लोथल में और हमें मिले हैं चावल के अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड। तो ये सभी चीज़ें हम लोग को लोथल से मिले हैं। तो ये सब चीज़, और देखिए हाँ, यहाँ पे और किलो किलो जो नापने का वो पैमाना होता है, वो भी हमें कहाँ से मिले, लोथल से। तो ये सब चीज़ें हमें लोथल से मिले, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद आप लोग याद रखिएगा। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में प्रारंभिक वैदिक समाज की जानकारी मिलती है हमें। ऋग्वेद में सबसे प्रारंभिक वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। वेद का क्रम देख लीजिए, यहाँ पे ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से थे, 24 तीर्थंकर। किन्हीं सभी को पता होगा, किन्हीं को बताने की जरूरत नहीं होगी। महावीर का जन्म कुंडलग्राम में माना जाता है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और महावीर की माता त्रिशला थी। देखिए, पार्श्वनाथ का जन्म आप पूछेगा आप लोगों से, तो यह हो जाएगा बनारस बनारस में हुआ था। 23वें तीर्थंकर थे, आप लोग याद रखिएगा। और इनका देखिए, इनका निशान क्या था। तो 23वें तीर्थंकर इनका निशान था सांप। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ इनके पहले तीर्थंकर थे, जिनका क्या था, प्रतीक बैल था। ठीक है, और अपना महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और ये इनका प्रतीक क्या था, शेर था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरे तीर्थंकर आदिनाथ थे, जिनका हाथी था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये 4 तीर्थंकर आप लोग 100% याद रखिएगा, शुरू से तो और लास्ट के 2। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम स्टेटमेंट कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने, इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में इनको क्या हुआ था, मतलब मृत्यु हो गई थी इनकी। चलिए हम लोग इनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख संगीति देख लेते हैं। तो प्रथम संगीति राजगीर में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा बिहार में हुआ था। देखिए, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था प्रथम। और महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुआ था यह, और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। अजातशत्रु उस टाइम मगध नरेश जो इसके संरक्षक थे। और परिणाम क्या हुआ था, बुद्ध के उपदेशों को शुद्ध पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया था। ठीक है, इसी टाइम। तो आप लोगों से पूछ दिया जाए कि प्रथम
बौद्ध संहिता का परिणाम क्या था, तो आप लोग बता दीजिएगा, उम्मीद है। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? लगभग 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। बुद्ध के निर्माण के 100 साल बाद हुआ था, मतलब उनके मृत्यु के 100 साल बाद हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा सबकामी में, सॉरी, इसकी अध्यक्षता सबकामी थे और संरक्षक कालाशोक थे, और परिणाम बौद्ध बौद्ध संघ के मतभेद के कारण विभाजन की शुरुआत होने लगी थी इस टाइम। ठीक है, तृतीय देख लेते हैं। तृतीय लगभग 250 ईस्वी पूर्व हुआ था। पाटलिपुत्र पटना बिहार में वर्तमान में हुआ था, और सम्राट अशोक के शासनकाल में यह हुआ था। ये भी याद रखिएगा। मेगालुपुत्र तीष्ट के अध्यक्षता में हुआ था। मोगलीपुत्र तीष्ट के अध्यक्षता, संरक्षक सम्राट अशोक थे। ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था, इसका परिणाम क्या निकला था, तो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे गए थे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत है, प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। समय कनिष्क के शासनकाल के समय में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे। उपाध्यक्ष जिसके अश्वघोष थे। संरक्षण कौन थे? कुषाण राजा कनिष्क थे। इसमें क्या होता है, बौद्ध धर्म के स्पष्ट रूप से विभाजन हो गई थे। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म क्या हुआ था? बट गए थे। तो ये चारों संगीतियाँ आप लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चौथा संगीति आपसे पूछा है, तो बताइए चौथा संगीति कहाँ हुआ, किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। कहाँ हुआ था? तो आप लोग नहीं बता दीजिएगा। ये कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के में हुई मानी जाती है। कनिष्क कुशासन कनिष्क जो कुषाण वंश का प्रमुख शासक था, उनके टाइम पे हुआ था। प्रथम संगीत राजगिरी में हुआ था। ये भी मैंने हम लोग वहाँ देखे। आगे हम लोग देखें, इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। तो इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और यूनानी शासक सेलुकस का क्या थे? राजदूत थे। सेलुकस कौन थे? सेलुकस सिकंदर का सेनापति था। इंडिका में मौर्यकालीन समाज का वर्णन मिलता है। ठीक है, इंडिका में हमें मौर्यकालीन समाज का वर्णन मिलता है। इसी में पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र कहा गया। इंडिका पुस्तक में ही क्या कहा गया है? ये जो इंडिका पुस्तक है, इसमें पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र कहा गया है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यह सेल्यूकस निकटर जो सिकंदर का मैंने बताया सेना है, उसकी बेटी चेलेना के साथ हुआ था। ठीक है, आप लोग नहीं, सॉरी, चेलेना नहीं है, हेमा ऐसे कुछ नाम है उसका, तो आप लोग वो भी ध्यान रख लीजिएगा। रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि। महाभारत का लेखक वेदव्यास, और अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो चाणक्य। महाभाष्य का लेखक पतंजलि, और सत्य सारिका सूत्र के लेखक नागार्जुन है। बुद्धचरित्र अश्वघोष है, और सौंदरानंद अश्वघोष है। विशाल शास्त्र वसुमित्र है, और स्वप्न व शब्दता का भास है, और कामसूत्र वत्स्यायन है। कुमार संभवम कालिदास है। इस तरह आप लोग सभी पुस्तकों को देख लीजिएगा, कुछ रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा। ये सब पुस्तक आपसे पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। पर्याप्त परिस्थिति किसके बारे में जानकारी देती है? तो पर्याप्त परिस्थिति हमें किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। आप लोग याद रखिएगा। पर्याप्त परिस्थिति में रचित हरिसेन थे। कौन थे इसकी रचयिता? हरिसेन थे। और समुद्रगुप्त को अक्सर इंडिया का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहा जाता है। यह इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण है। देखिए, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस पे उत्कीर्ण है? इलाहाबाद स्तंभ पे। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्यभट्टिया के लेखक कौन है? आर्यभट्ट के लेखक कौन है? तो ये स्वयं आर्यभट्ट ही हो जाएंगे। तो आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित हैं, और शून्य और गणितों के खगोल की चर्चा परीक्षा में बार बार होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखी है। ब्रह्मगुप्त ने। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये सबको पता होगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा प्राचीन भारत का प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था, और हैंगसॉन्ग ने नालंदा में अध्ययन किया था। हैंगसॉन्ग जो चीनी यात्री था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट किया था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ पे है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी जानना जरूरी है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय संस्थापक कौन था? माना जाता है कि इसकी स्थापना भारत के पुत्र तक्ष ने की थी, लेकिन यह एक शिक्षण केंद्र के रूप में यह 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फला फूला। ठीक है, स्थान वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है। गंधार देश की राजधानी है।
राजधानी थी, ठीक है इसकी। और विशेषता क्या थी, यह दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है और यहाँ आयुर्वेद, राजनीतिक और युद्ध कला, व्याकरण, खगोल विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य, कौटिल्य और पाणिनि, चरक और जीवक जैसी महान विभूतियाँ यहाँ पे क्या थी, यहाँ से जुड़ी थी और यहाँ के प्रोफेसर ये सब मानी जाती हैं। पतन कब हुआ, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुन्नों के आक्रमण के कारण इसका क्या हो गया, पतन हो गया था। आप लोग याद रखिएगा। दूसरा कौन सा है, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना गुप्त शासक सम्राट जो कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। सक्रादित्य जिन्हें कहते हैं ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई थी और स्थापना वर्तमान बिहार के राजगीर में के निकट हुआ था। विशेष यह बौद्ध धर्म के विशेष महायान का सबसे बड़ा केंद्र था और यहाँ 10,000 छात्र से 2,000 शिक्षक थे, 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। हैंसंग जैसी चीनी यात्री ने यहाँ शिक्षा ली थी। इसमें 3 बहुमंजिला पुस्तकालय था और रत्नावली, रत्नोदती और रत्नरंजक के नाम से जिन्हें जाना जाता था। इनका पतन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर नष्ट कर दिया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान कहाँ है, भागलपुर बिहार में है, ठीक है। वर्तमान भागलपुर बिहार में है। इसे स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में करवाए थे और इसका विशेषता क्या है, यह तंत्र मंत्र के अध्ययन का मुख्य केंद्र था। यहाँ 128 मंदिर 108 मंदिर और 6 कॉलेज थे। यहाँ से डिग्री देने की प्रथा शुरू हुई थी। यहीं से डिग्री देने की प्रथा शुरू हुई थी। पतन इसे भी 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की शुरुआत में बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नष्ट कर दिया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी यहाँ पे सभी जो भी महत्वपूर्ण प्राचीन काल के थे कॉलेजेस वो सब यहाँ पे दे दिए गए हैं, विश्वविद्यालय। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो वल्लभी गुजरात में हो जाएगा, गुजरात के भावनगर जिला में, सौराष्ट्र में इसको है, ठीक है। मैत्रक राजवंश के शासक भट्टारक ने 6ठी शताब्दी ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो आप लोग सिर्फ याद रखिएगा इसका निर्माण भट्टारक ने करवाया था, बाकी बात कहाँ है, गुजरात में। बाकी बात कुछ आप लोग को याद नहीं करना है, ठीक है। देखिए औरंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह इसका स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल प्रथम ने करवाई थी 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कहाँ है, बिहार के मगध क्षेत्र में है, ठीक है। औरंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के मगध क्षेत्र में, आप लोग याद रखिएगा। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पुष्पगिरी पहले स्थापना देख लेते हैं। ये वर्तमान ओडिशा के सॉरी स्थान को देख लेते हैं। ओडिशा के ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी पहाड़ियों पर है, ठीक है। और इसकी स्थापना कलिंग राजाओं अशोक के बाद ने की थी। अशोक के बाद जो कलिंग राजाएं हुए थे वो उसने की थी। इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषता थी यह बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। सोमपुरा महाविहार कहाँ है, सोमपुरा, इसका स्थापना भी पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाया था और वर्तमान बांग्लादेश पहाड़पुर में है, ठीक है। वर्तमान बांग्लादेश के पहाड़पुर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। शारदा पीठ कश्मीर में है और यह ज्ञान और शिक्षा का भी प्राचीनतम केंद्र था यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यह सब याद रखिएगा फैक्ट्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। उम्मीद है आप सभी लोगों को याद हो रहा होगा। संगम काल में 3 प्रमुख वंश कौन थे, संगम काल में 3 कौन कौन थे, चोल, चेर और पांडे थे। चोल, चेर, पांडे थे, ठीक है। संगम साहित्य का संबंध मुख्यतः दक्षिण भारत से है। चोलों का समुद्री व्यापार बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। और तमिल साहित्य संगम काल में पनपा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं संगम काल, इसका विश्लेषण थोड़ा देख लेते हैं जो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। संगम काल 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक दक्षिण भारत का एक ऐतिहासिक युग था जिस पर मुख्य रूप से चेल, चोल, पांड्य वंशों का शासन था। ये वंश तमिल क्षेत्र तमिलकम में शक्तिशाली थे और इनका राजतंत्र वंशानुगत था। ये भी याद रखिएगा। चेर के बारे में जान लेते हैं। चेर वंश के बारे में जानते हैं। क्षेत्र आधुनिक केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में था, ठीक है। आधुनिक केरल जो है और तमिलनाडु उसके कुछ हिस्सों में था। प्रतीक क्या थे, धनुष, धनुष इसका क्या था, प्रतीक था। प्रमुख शासक कौन थे, सेनगुट्टुवन जिसे लाल चेर भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या थी, इन्होंने समुद्री व्यापार विशेषकर काली मिर्च,
पर जोर दिया था। इन्होंने क्या किस पे जोर दिया था? समुद्री व्यापार। तो चेर के बारे में आप लोगों को पता हो गया। अब हम लोग देखेंगे चोल वंश के बारे में। तो यह क्षेत्र कावेरी नदी की ये कौन से क्षेत्र से आते हैं? कावेरी नदी की घाटी, तंजावुर और तिरुचिरापल्ली क्षेत्र से इनका संबंध था। और प्रतीक बाघ इनका प्रतीक था। प्रमुख शासक कौन थे? करिकाल। करिकाल इनका प्रमुख शासक थे। और बेन्नी के युद्ध में के विजेता थे ये, ठीक है। बेन्नी का एक युद्ध हुआ था, उसके विजेता कौन थे? तो ये हो जाएगा करिकाल। विशेषता इसका क्या था? उन्होंने पुहार कावेरी पट्टिनम को राजधानी बनाया था और सिंचाई के लिए कावेरी नदी पर क्या करवाया था? बांध बनवाया था। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। राजवंश, पांडे वंश क्षेत्र कौन सा था वर्तमान में? सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र जैसे मदुरै और तिरुनावेली में ये पांडे बसा था। और प्रतीक इसका था मछली, कार्प। और प्रसिद्ध थे किसके लिए? ये तीनों वंशों का आधार कृषि, चावल, पशुपालन और विदेशी व्यापार था। ये तीनों वंशों का क्या था? आधार था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी आप लोगों से पूछा जाए तो कन्नौज। हर्ष का प्रारंभिक संबंध थानेश्वर से था, थानेश्वर, ठीक है। और हैंसोंग हर्ष के समय में भारत आया था। तो आप लोगों से पूछा जाए हैंसोंग जो चीनी यात्री था किसके समय भारत आया था? हर्ष के समय, हर्षवर्धन के समय, ठीक है। हर्ष ने नाटक रत्नावली लिखी है। तो रत्नावली का लेखक कौन है? हर्षवर्धन हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं इसका विश्लेषण। हाँ, तो प्राचीनतम साम्राज्य और उनकी प्रमुख राजधानियां हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। कि कौन से साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो हर्यक वंश मगध। मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी, जिसको किसने बनाया था? बिंबिसार ने। पाटलिपुत्र इसी वंश की राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में। कुषाण साम्राज्य की राजधानी थी बेग्राम। बेग्राम ग्रीष्मकालीन और मथुरा शीतकालीन रहते थे इनके राजधानी, ठीक है। सातवाहन साम्राज्य अमरावती। सातवाहन साम्राज्य की अमरावती और प्रतिष्ठानपुरा जिसे हम लोग पैठान कहते हैं, ये दोनों राजधानी सातवाहन साम्राज्य की रहते थे। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा पटना रहती थी। वर्धन वंश का राजधानी कन्नौज जो हर्षवर्धन के समय रहता था। पाल वंश की राजधानी गौर जो बिहार या बंगाल क्षेत्र में है वर्तमान में, ठीक है। और चोल साम्राज्य की राजधानी पुहूर शुरुआती थी और बाद में तंजौर रखा गया था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी और राष्ट्रकूट वंशों की राजधानी मानेखेट मलखेर थी, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट। प्रमुख प्राचीन नगर और राजधानी भी बने हुए देख लेते हैं। प्राचीन, ये सब क्या है? प्राचीन। पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्त काल के का प्रमुख केंद्र था। कन्नौज जिसे बुब्ज कहते हैं, हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का क्या था? केंद्र था कन्नौज। तक्षशिला गंधार की राजधानी और प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली। उज्जैन अवंती की राजधानी थी उज्जैन। खगोल विज्ञान का केंद्र था उज्जैन, ठीक है। मथुरा की राजधानी सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा की एक थी, उसकी राजधानी किसकी राजधानी थी? सूरसेन। मथुरा की राजधानी सूरसेन। कुछ दिया गया नोट। 1911 में पहले दिल्ली से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। 1911 से पहले दिल्ली से पहले कहाँ थी भारत की राजधानी? कोलकाता। ये भी ध्यान रखिएगा। 1911 के बाद कहाँ बसाई गई? दिल्ली बसाई गई। लेकिन बहुत प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को भारत का सबसे प्रमुख राजनीतिक केंद्र माना जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक को उसके शिलालेख में किस नाम से संबोधित किया गया था? तो देवनाम प्रियदर्शिका के नाम से उनको संबोधित किया गया। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में मिली है भी मिलते हैं। और अभिलेख पढ़ने का श्रेय आधुनिक काल में जेम्स प्रिंसेप को जाता है जो 1837 में पढ़ा है। ये भी ध्यान रखिएगा। और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं इनके अभिलेख, ठीक है। अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो हम लोग ने पीछे देखा था कि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अहिंसा और अपरिग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद को आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सांची का स्तूप का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा अशोक से। सांची का स्तूप का संबंध अशोक से है। सांची स्तूप वर्तमान मध्य प्रदेश में है। और बौद्ध वास्तुकला से प्रश्न रेलवे में परीक्षा में आते हैं, तो ये भी ऐड कर दिया। सांची यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है। यूनेस्को क्या है? इसको सांची को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ लिया गया था, ठीक है। मुख्य यात्री और शासक एक नज़र में देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ यात्री किसके समय में आए थे वो बताया गया। तो यहाँ पे हम लोग पहले कुछ
मुख्य यात्रियों को देख लेते हैं जो किसके समय में आया था प्राचीन काल में। ठीक है, मेगास्थनीज जो यात्री थे किस देश के थे, तो ग्रीस देश के थे, और किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ठीक है, डीमेकस ग्रीस के थे और बिंदुसार के दरबार में आए थे, याद रखिएगा। डायोनीसियस ग्रीस के थे और ये किसके साल में, अशोक के काल में आए थे डायोनीसियस। ठीक है, फाहियान चीन के थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। हैंसुंग चीन के थे और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इत्सिंग चीन के थे और गुप्तोत्तर काल में नालंदा में आए थे। ठीक है, अल्बरोनी फारस के थे और महमूद गजनबी के शासनकाल में आए थे। मार्को पोलो इटली के थे और यह काकतीय वंश से दक्षिण भारत में आए थे। ये सभी यात्री भारत के सांस्कृतिक धर्म, विशेषकर बौद्ध धर्म और शासक व्यवस्था को समझने आए थे और उनके द्वारा छोड़े गए वेदांग प्राचीन भारतीय इतिहास की क्या प्रमुख स्रोत है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया फाहियान भारत के किस शासनकाल में आया था, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, हम लोगों ने देखा था। फाहियान एक चीनी यात्री था और उसने गुप्तकालीन समाज और बौद्ध धर्म को का वर्णन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हेनसुंग भारत किसके शासन काल में आया था, हेनसुंग किसके शासन काल में आया था, तो हम लोगों ने देखा हेनसुंग कहाँ के थे, चीनी यात्री थे और यह हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। हेनसुंग ने अपने वृत्तांत में नालंदा का उल्लेख किया है, उसका भारत आगमन 7वीं शताब्दी में हुआ था और उसकी यात्री सीयूकी में दर्ज है। सीयूकी नाम से एक पुस्तक है, उसमें दर्ज है उनकी यात्रा के बारे में। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तक्षशिला प्राचीन शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है और चाणक्य और पाणिनि से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है, तक्षशिला का संबंध चाणक्य और पाणिनि से, यह दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। ठीक है, प्राचीन भारतीय के प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक देख लेते हैं। कौन से राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, शिशुनाग वंश के शिशुनाग थे, नंद वंश के महापद्मनंद थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव थे, सातवाहन वंश का सिमुक थे और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस थे, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, हून वंश का संस्थापक तोरमान थे। देखिए सभी फैक्ट्स आप लोगों को कुछ रिलेट करके याद रखना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद रखिएगा। ऐसे रखिएगा तो याद नहीं होने वाला, अगर याद हो भी गया तो आप उसे भूल जाइएगा, ये पक्का गारंटी है। तो इसे कैसे याद रखना है, देखिए नंद वंश महापद्मनंद, नंद लास्ट में नंद आ रहा है लेकिन महा लगा देना आगे से, महापद्मनंद। देखिए यहाँ पे और भी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कान्व कान्व। तो कोई बच्चा रो रहा है, कान्व मतलब कान्व कान मतलब रोना, तो कोई बच्चा रो रहा है तो क्या हो जाए, उसका कान दर्द कर रहा है, कान मतलब कान, उसका कान दर्द कर रहा है तो क्या बोल रहे हैं उसकी माँ, मत रो, क्या होगा, देव आएंगे तो वासुदेव। ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा तो आप लोगों को लंबे टाइम तक याद रहेगा, गारंटी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है। ठीक है, सातवाहन वंश का संबंध मुख्यतः दक्कन से था और गौतमीपुत्र सतकर्णी इसका क्या था, प्रमुख शासक था। सातवाहन राज्य में प्राकृतिक भाषा प्रचलित थी। सातवाहन राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित थी, तो प्राकृतिक भाषा, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित है, तो अजंता की गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है और इसे गुप्त शासकों ने बनवाया था। अजंता गुफाएं अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और एलोरा में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों परंपराओं के अवशेष मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यह महाराष्ट्र में है, मैंने ये भी बता दिया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सही है, तो यह हो जाएगा अब तक अपठित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पन सेल्स में कई संकेत मिले हैं, हड़प्पन सेल्स में कई संकेत मिले हैं। लिपि, नगर योजना, व्यापार इस सभ्यता के फेवरेट इसमें आता ही रहता है एग्जाम में। सिंधु लिपि को बोस्टोरो फेडोन शैली से लिखा जाता है, बोस्टोरो फेडोन शैली में लिखा गया माना जाता है ऐसा। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, हाइडेस पीस का युद्ध, झेलम नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पे हुआ था, वर्तमान झेलम नदी के तट पे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल इसका विश्लेषण। तो यह युद्ध 326 बीसी में माना जाता है। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे पुनः शासन दिया था। पोरस, देखिए पोरस को पराजित कर दिया था सिकंदर ने, लेकिन उसके जो वीरता थे, जो उससे जो पेश किया गया सिकंदर के सामने, तो उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए,
तो पोरस ने बताया था कि वही करिए जो एक राजा दूसरे के साथ करता है। तो उसकी एक वीरता उसे बहुत अच्छा लग गया था सिकंदर को, तो इन्हें इसको छोड़ दिया गया था और इसकी साम्राज्य को क्या किया था, वापिस कर दिया गया था। ठीक है, और यहीं इसी युद्ध में सिकंदर का एक घोड़ा मरा था फेवरेट, बुकाफोलो नाम से उसका घोड़ा का नाम था, बुकाफेलो। तो उसी नाम से एक शहर का निर्माण किया था सिकंदर ने, वहाँ पर शहर का नाम रखा था। ठीक है, इसी के बाद सिकंदर ने भारत में वापस जाने से क्या किया, जाने का निर्णय लिया, भारत से वापस जाने का निर्णय लिया था इसी के बाद। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में काल साहित्य, कला साहित्य, विज्ञान का विकास हुआ था। कालिदास और आर्यभट्ट इसी दौर में से जुड़े हैं। गुप्त साम्राज्य लगभग 300 से 500 एडी तक रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का स्थापना कौन था, संस्थापक कौन था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, चौगान जो पोलो खेलते खेलते हैं घोड़े से गिर के हो गई थी उनकी मृत्यु। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उस टाइम के राजवंश और उसके शासनकाल और संस्थापक देख लेते हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, यह 1206 से 1290 ईस्वी तक चलते। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, यह 90 से 1320 ईस्वी तक चली थे। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, और इसकी शासन पीरियड रहा था 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश के संस्थापक थे खिर्ज वंश, खिरिज खां, और इसके शासनकाल रहा है 1414 से 1491 ईस्वी तक। लोधी वंश के संस्थापक रहा है बहलोल लोधी, और इसके शासनकाल रहा है 1451 से 1526 तक। तो ये शासनकाल आप लोगों से पूछ दिया जाता है राजवंशों के बारे में कि बताइए खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए तुगलक वंश के संस्थापक, तो आप लोगों को यह सब ध्यान रखना है। तो इसके बाद 1500 जब 56 आया तो इब्राहिम लोधी को देखिएगा आप लोग, बाबर पराजित करता है और कौन सा मुगल वंश का नींव वहाँ से रख देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे गुलाम वंश का वास्तविक सुदूर शासक कौन माना जाता है। तो वास्तविक शासक किसे माना जाता है गुलाम वंश का, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता दी थी, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। उसने इक्ता सिस्टम को मजबूत किया था। तो आप लोगों से पूछा जाए इक्ता सिस्टम किसने लाया था, इल्तुतमिश ने। उसके ने सुल्तान ए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को, आप लोग यह ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन सी थी, तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को हिंदू माना गया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि एकमात्र हिंदू शासिका कौन थी, तो आप ये भी बताइएगा रजिया सुल्तान उस टाइम की। ठीक है, इसे हिंदू बताया गया है। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया, और उसका शासनकाल अक्सर वन लाइनर में पूछा जाता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। रजिया ने पर्दा प्रथा और त्याग किया था। ठीक है, पर्दा प्रथा और त्याग किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ जान लेते हैं, यहाँ पे है। दिल्ली सल्तनत के बारे में जाते, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली में, ये सब किसने बनवाया था। अलाउद्दीन की झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इल्तुतमिश, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज ए शमसी दिल्ली में है जो, उसकी निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया। अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा किसने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास किसने बनवाई थी, जो दिल्ली में है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खान मस्जिद किसने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद का किला दिल्ली में जो है किसने बनवाए थे, गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक किसने, फिरोज शाह कोटला, खर की मस्जिद और हौज खास का विस्तार किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। शेर शाह सूरी का वो जो पुराना किला किसने बनवाया था, तो इन्होंने बनवाया था, दिल्ली में है। शेर शाह सूरी मस्जिद पटना में है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने, जिसे सुधार किया गया अभी। रोहतासगढ़ किला किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने, आप लोग को ध्यान रखना है। मुगल खान का देख लेते हैं, बाबर। आरामबाग किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था, जो आगरा में है। काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाया था, जो पानीपत में है, और बाबर ने बनवाया था। हुमायूं, दीन पनाह शहर किसने बनवाया था, दीन पनाह शहर दिल्ली में है, जो हुमायूं ने बनवाया था। अकबर हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम द्वारा बनवाई गई थी, हाजी बेगम द्वारा शुरू की गई थी, अकबर द्वारा इसे पूर्ण कराया गया था। लेकिन जब भी पूछा हुमायूं का मकबरा किसने बनवाई, तो हाजी बेगम का नाम आता है। आगरा का किला फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनवाई थी। बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल और शेख
सलीम चिश्ती की दरगाह, ये सब किसने बनवाई थी? अकबर ने। जहांगीर, जहांगीर अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में है वो किसने बनवाई थी? जहांगीर ने। सालिम मार बाग जो श्रीनगर में है किसने बनवाई थी? जहांगीर में। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर में, जिसे नूरजहां द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है, नूरजहां कौन था? तो ये जहांगीर का ही पत्नी थी। शाहजहां, शाहजहां स्थापत्य का स्वर्ण युग। शाहजहां ने बहुत सारे स्थापत्य किए हैं, जैसे ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में शाहजहां ने, जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया है, शीश महल, दीवान ए खास सभी को शाहजहां ने बनाया। औरंगजेब, मोती मस्जिद, लाल किला औरंगजेब ने बनाया। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। निर्माण की शुरुआत ऐबक ने की थी। निर्माण की शुरुआत किसने की? ऐबक ने की थी, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रमुख स्थापत्य धरोहर है। और कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है, याद रखिएगा आप लोग। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुतुब मीनार ईंट का बना हुआ है और ईंट के मीनार में सबसे ऊंचा मीनार है दुनिया का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने से संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण लागू किया था, मूल्य नियंत्रण को लागू किया था। उसकी दक्षिण नीति और मंगोल आक्रमण भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका बाजार नियंत्रण 4 अलग अलग बाजारों में था। देखिए उस यहाँ पे क्या दे दिया गया, उसकी महत्वपूर्णता दे दी गई है। एक विश्लेषण में उसकी महत्वपूर्णता दे दी गई कि रेलवे एग्जाम के लिए वो कैसे महत्वपूर्ण रखता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसका बाजार नियंत्रण 4 अलग अलग बाजारों में था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित किया था। देखिए आप लोगों से पूछा जाए कि दिल्ली से दौलताबाद को किसने मतलब अपना बदला था, राजधानी स्थानांतरित किया था, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे ही हम लोग पगला सुल्तान भी कहा जाता है, कुछ भी कर देता था, लेकिन ये बहुत पढ़ा लिखा भी था, ऐसा भी माना जाता है। इसकी नीतियाँ हमेशा गड़बड़ हो जाती थी, जैसा सोचता था वैसा सटीक नहीं होता था। इसकी कई नीतियाँ असफल प्रयोग के रूप में पूछी जाती हैं। तांबे के टोकन की जगह असली मुद्रा लेना आसान था, इसीलिए यह नीति विफल हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आए थे? तो यह जगह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में तुगलक काल का वर्णन किया है। उसकी पुस्तक का नाम रेहला है। रेहला किसकी पुस्तक का नाम है? आप लोग पूछा जाता है एग्जाम में, तो इब्न बतूता का पुस्तक का नाम है। इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को के थे। और किसके शासनकाल में आए थे? ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किसने स्थापना किसने की, सॉरी, तो ये हो जाएगा हरियर और बुक्का ने। ठीक है, विजयनगर की स्थापना 1336 में मानी जाती है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति थी। और हम्पी इसकी विजयनगर की क्या थी? साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय किस वंश के संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय तुलुक वंश से संबंधित थे। तुलुक वंश से संबंधित को थे कृष्णदेव राय, आप लोग ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासकों में से थे। कृष्णदेव राय, उन्होंने अमुत्ता मर्यादा की रचना किया। मुत्ता मर्यादा की रचना कृष्णदेव राय ने किया। उसके दरबार में अष्टदिग्गज 8 कवि थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तेनालीरामा किसके दरबार में किसके 8 दिग्गज में थे? तो यही कृष्णदेव राय के। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम पानीपत के युद्ध के बारे में किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर के बीच हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे तो ऐसा ढक गया है, आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। चलिए हम लोग इसको विश्लेषण करते हैं। प्रथम पानीपत का युद्ध भारत में मुगल सत्ता की क्या की थी? स्थापना की थी। बाबर में तोपखाने का प्रभावी उपयोग किया था। बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा में प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा देखते हैं किसकी आत्मकथा कौन सी है। यहाँ पे सभी का दे दिया गया। मध्यकालीन भारत का इतिहास है। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तो अल-बरूनी की रचना है। शाहनामा फिरदौसी की रचना है। रेहला इब्न बतूता की रचना है। तबकात ए नासिरी मिनहाजुस सिराज की रचना है। अमीर खुसरो की रचना क्या क्या है? तो खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा और नूह सिपीहर ये सब क्या इसकी है? अमीर खुसरो की रचना है। पृथ्वी रासो चंद्रवरदाई की रचना है। तारीख ए फिरोज शाही
जियादुन बर्नी का रचना है। हुमायूं नामा गुलबर्दा बेगम की रचना है। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा जिसे बोलते हैं बाबर की रचना है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर का रचना है। अकबरनामा आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की रचना है। और मुंतखा उत तवारिख किसकी रचना है? बदायूं की रचना है। और बादशाह नामा किसकी रचना है? अब्दुल हामिद लाहौरी की रचना है। अमुक्त माल्याद कृष्णदेव की रचना है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे और कुछ है, प्राचीन भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक। अर्थशास्त्र की इसकी कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त की रचना है, उनका ही चाणक्य का ही 3 नाम है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। राष्ट्रांगिनी कश्मीर का इतिहास बताता है, वो कलहन की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। और अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत रघुवंशम कालिदास की रचना है। हर्षचरित कादम्बरी भानुभट्ट की रचना है। मुद्रा रक्षक विशाखदत्त की रचना है। और कामसूत्र बत्स्यायन की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। बुद्ध चरित अशोक घोष की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्र की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। आर्यभट्ट की रचना है। चरक संहिता चरक की रचना है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की रचना है। एहोल अभिलेख रवि कृति की एहोल अभिलेख है। और शिल्प अधिकरण एंग्लो अडिगल का है। ठीक है, आप लोग ये सब याद रखिएगा। ठीक है, कुछ रिलेट करके याद रखिएगा, मैंने बताया आपको पीछे, उस तरीके से याद रखिएगा जिससे आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और आप लोगों के एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, एक भी चीज़ छोड़िएगा नहीं, सारा चीज़ आप सभी लोगों को क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। दिन ए इलाही किसने शुरू किया था? दिन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो हो जाएगा अकबर ने। दिन ए इलाही क्या थे? एक प्रकार की सभी धर्मों की अच्छी बातें इसमें बताई गई थी। शुरुआत लगभग 1582 में मानी जाती है। अकबर ने क्या था, इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। यह एक सर्वधर्म समभाव पर आधारित पंथ था। ठीक है, आगे हम लोग बनते हैं। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो हम लोग ने लिखा अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी। ये सब क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, आप लोग से ये सब बुक ऑथर्स में पूछ ली जाती है। प्राचीन का याद कर लीजिएगा, मध्यकालीन का बुक ऑथर्स याद कर लीजिएगा, और आधुनिक का ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, अकबरनामा किसने? तो अबुल फजल ने ही लिखी है। मुगल प्रशासन से जुड़े प्रश्न आरआरबी में पूछे जाते हैं, इसको सुनिए। आईने अकबरी अकबर के शासन की विस्तृत जानकारी हमें देता है, ये भी याद रखिएगा। इंग्लैंड का दूत सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो यह होया था इंग्लैंड का दूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, सर थॉमस वो कौन थे? यही आया था जो इंग्लैंड का, जो ब्रिटिश का क्या आया था, यहाँ पे व्यापार करने का बोले तो परमिशन लेने गया था जहांगीर के दरबार में। सर थॉमस रो 17वीं शताब्दी में भारत आया था। अंग्रेज के व्यापारियों अधिकारों के लिए यह घटना महत्वपूर्ण है। जहांगीर के चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन दिया था। इसकी चित्रकला ने जहांगीर को क्या किया था? बहुत प्रोत्साहन दिया था। ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो यह हो जाएगा मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह आगरा में स्थित है। मुगल आर्किटेक्चर का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा क्या है, प्राप्त है। अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा शिवाजी से। अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 में हुआ था। और मराठा शासन और किले की परीक्षा में पूछे जाने की बहुत अच्छी है, ये महत्वपूर्णता बताई गई एग्जाम में पूछने की किस हिसाब से संभावना है। पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख मंत्री होता है। पेशवा क्या होता है? अष्टप्रधान का क्या होता था? प्रमुख मंत्री होता था, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं पेशवा को। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 किसने किसके किसके बीच हुआ था? तो हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह युद्ध 1761 में हुआ था। इसने मराठा शक्ति को बड़ा झटका लगा था। और विश्वसारा विश्व विश्वराव पेशवा इस युद्ध में क्या होते मारे गए थे। अच्छे अच्छे इसके बेटे और इसके भतीजे सब भी मारे गए थे। यह युद्ध में बोल सकते हैं कि कोई न हारा न जीता, दोनों तरफ इतना नुकसान हुआ कि दोनों ही राजा क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। मराठा भी और उधर अहमद शाह अब्दाली के भी बर्बाद हो गए थे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि पहला पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था, सॉरी 1526 में हुआ था। और दूसरा 1556 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इसके 10वें गुरु थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था।
वर्तमान पाकिस्तान के टालबंडी में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो आप लोगों से पूछा जाए गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की है, तो गुरु अर्जुन देव ने की है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ सिखों की यहाँ पे देख लेते हैं बातें। गुरु नानक देव जी कब का इनका काल रहा है, 1469 से 1539। सिख धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने एक ओंकार ईश्वर एक है का संदेश दिया था और संगत पंगत प्रथा शुरू की थी। जो लंगर लगाते हैं, जो खाना खिलाते हैं सिख लोग के गुरुद्वारा में, वो सब किसने शुरू की थी, गुरु नानक ने। ठीक है, याद रखिएगा। गुरु अंगद देव जी गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है, गुरु अंगद जी। उन्होंने नानक देव जी की शिक्षाओं को व्यवस्थित किया था। जो इनकी शिक्षा है उनको इसने व्यवस्थित किया था। गुरु अमरदास जी, उन्होंने लंगर प्रथा को सुदृढ़ किया था और समाज के जाति व्यवस्थाओं व सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है। गुरु रामदास जी अमृतसर जो चार चक रामदास की स्थापना की थी और अमृत सरोवर का निर्माण करवाया था किसने, रामदास जी ने। गुरु अर्जुन देव जी श्री हरि मंदिर साहिब जो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है का निर्माण कराया था और आदि ग्रंथ सिखों का पवित्र ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और संकलन किया गया था, आदि ग्रंथ का संकलन किया था। अब ये पहले सिख शहीद गुरु बने, इनको ये शहीद हो गए थे। ठीक है, इसको मार दिया गया था मुगलों के शासकों के द्वारा, तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जहांगीर ने इसको मरवाया था, आई थिंक हरगोविंद जी गुरु हरगोविंद जी, इन्होंने मेरी पीरी के सिद्धांत के तहत सिखों के सैन्य शक्ति दी और श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण कराया था। ठीक है। गुरु हरराय जी दयालु स्वभाव के गुरु थे। उन्होंने किरतपुर साहिब में आयुर्वेदिक औषधालय और पशु चिकित्सालय स्थापित किया था। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे 8वें का गुरु हरिकिशन जी, इन्होंने बाल गुरु कहा जाता है, इन्हें बाल गुरु कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली में महामारी के दौरान निस्वार्थ भाव से बीमारियों की सेवा की थी। ठीक। आगे हम लोग देखें गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने हिंदू की चादर कहा जाता था, हिंदू की चादर कहा जाता था और उन्होंने कश्मीर पंडितों को के धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के सामने अपना बलिदान दिया था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम देहधारी गुरु थे। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानने का हुक्म दिया था। ठीक है। आगे हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया इनके बारे में। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करने वाले। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुआ। इसका केंद्र आनंदपुर साहिब माना जाता है, आनंदपुर साहिब माना जाता है। खालसा पंथ के में 5 काकार अनिवार्य है, 5 काकार अनिवार्य है, जिसमें केस, कंघा, कृपान और पगड़ी ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 5 काकार में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध था। यह युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह ने। आप लोगों को ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था, चेतक प्रसिद्ध था। महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या था, चेतक प्रसिद्ध था। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास को। हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को ख़त्म कर लिए थे। लगभग सारे टॉपिक को हम लोगों ने टच किया। आगे हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये सभी को पता होगा 1600 ईस्वी में हुई थी। ऐसे क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर मिला था इससे इस कंपनी को। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में व्यापार करने वाले क्या थे, कंपनी थे। और वास्को डी गामा कहाँ गए थे, पुर्तगाल का। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सी कंपनी कब कब आए, कौन कौन से ईयर में। तो अंग्रेज आए थे 1600 में, और डच आए थे 1602 में, डेनिश आए थे 1616 में, फ्रांसीस आए थे 1664 में, और स्वीडिश 1731 में आए थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और प्लासी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को क्या किया था, हराया था। इसी युद्ध से क्या था, बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव बहुत बढ़ा था। मीर जाफर की गद्दारी के कारण इस युद्ध में क्या हुआ था, हार झेलना पड़ा था। किनको, सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। आगे हम लोग देखेंगे इस कब हुआ था, 23 जून 1700
57 को हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? पलासी, भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद जो है उसके दक्षिण में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के साइड से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, उसके नेतृत्व करता, ठीक है। परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेज को जीत मिली थी, सिराजुद्दौला हार गए थे। इसका मतलब प्रमुख कारण क्या था? तो दस्तक का दुरुपयोग। बोला जाता है कि दस्तक का दुरुपयोग नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा, नवाब सिराजुद्दौला, एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो हाँ देखिएगा, नवाब सिराजुद्दौला के, तो एक सेकेंड और रुक जाइएगा। हाँ, नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा दी गई व्यापारिक रियासतें जो दस्तक का कंपनी के अधिकारियों द्वारा निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करना, यह इसका कारण था। एक किलेबंदी, नवाब की अनुमति के बिना क्या किया था? कलकत्ता में स्थित जो फोर्ट विलियम उसके किलेबंदी करना और भगोरों के शरण देना। जो दुश्मन थे नवाब की, कृष्णदास को अंग्रेजों ने क्या किया था? शरण दिए थे। ब्लैक होल त्रासदी 1756 में। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 1756 में। सिराजुद्दौला द्वारा 146 ब्रिटिश कैदियों को क्या किया था? एक छोटी कोठरी में कैद करने की घटना कहा जाता है कि इसमें सारे लोग की मृत्यु हो गई थी। सारे नहीं, कुछ लोग की मृत्यु हुई, जिसमें अंग्रेज भड़क गए थे, ठीक है। और कुछ मुख्य हम लोग घटनाएं देख लेते हैं। षड्यंत्र, इसको षड्यंत्र कहा जा सकता है। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसे लालच दे के क्या किया था? उसको बोला गया कि मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा, और उसे अपनी साइड मिला लिया था। सेना की स्थिति तो अच्छी थी, उनके पास 50,000 सेना था, लेकिन मीर जाफर जो उनके मेन सेनापति थे और राय दुर्लभ ये सब मेन थे, उन्होंने अपनी सेना पूरा उतारे ही नहीं। विश्वघात हुआ। मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब की हार निश्चित हो गई, और भारी बारिश के भी कारण थे, जिसके कारण नवाब के तोपखाने की गोलीबारी बेकार हो गई थी। परिणाम हुआ था कि सिराजुद्दौला युद्ध छोड़ के भागे, लेकिन क्या हुआ? मीर जाफर के जो पुत्र था मीरन, उसने गोली मार दिया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम को हराया था। ये तीनों की संयुक्त सेना मिलकर लड़ी थी अंग्रेज को, फिर भी नहीं हरा पाई। बक्सर के बाद अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो गई, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि इसी युद्ध के बाद हुआ था 1765 में, ये भी हम लोग ध्यान रखिएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इसमें बंगाल के गवर्नर को अधिक शक्तियां मिली। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बंगाल माना जाता है। इस एक्ट कंपनी के संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पियर्स इंडिया एक्ट कब आया था? पियर्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। आप लोगों को पता होगा 1784 में पियर्स इंडिया एक्ट आया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा। इस एक्ट में क्या होता है? ब्रिटिश सरकार का जो है कंपनी पर नियंत्रण बना। रेगुलेटिंग एक्ट और पियर्स इंडिया एक्ट का अंतर, अक्सर ये इसका वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसी एक्ट से हुई थी, आप लोग को ध्यान होगा। आगे हम लोग देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? तो परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने लागू किया था। परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त जिसे बोलते हैं, 1793 में लागू हुआ था। इसका संबंध मुख्यतः बंगाल से था, और इसमें जमींदारी व्यवस्था मजबूत हुई थी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो यह जाएगा बेलेजली से। आप लोगों को तो पता है बेलेजली ने कब सहायक संधि लाता है? तो बेलेजली जब वायसराय बनता है तो एक सहायक संधि लाता है। इस नीति से भारतीय राज्य पर क्या हुआ था? अंग्रेजी नियंत्रण बढ़ा था। हैदराबाद इस नीति को स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना था। आप लोग से पूछा जाए कि हैदराबाद मतलब सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो उस टाइम का कौन था? तो हैदराबाद बोल दीजिएगा। सहायक संधि में राज्य को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेना प्रोवाइड करता था अंग्रेज, और उसका खर्च सेना का खर्च देता था राज्य के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। तो पहला कब किया गया था? हैदराबाद 1798 में स्वीकार किया था, और पहला बना था। मैसूर 1799 में। जब देखिएगा टिप्पू सुल्तान हार जाता है और मृत्यु हो जाता है, तो मैसूर 1799 में करता है। और जो टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के बाद यहाँ पे कौन बनता है शासक? तो वाडिया वंश के शासक बनते हैं कृष्णराय तृतीय, मैसूर का शासन बनता है, ठीक है। आगे है तंजौर। तंजौर को 1799 में मिलाया गया। अवध को 1801 में, पेशवा को 1802 में, बेसिन की संधि के माध्यम से, ये भी ध्यान रखिएगा। भोंसले 1803 में, और सिंधिया 1804 में, होलकर 1818 में,
अंतिम प्रमुख मराठा शक्ति को भी बना लिया गया था। संधि की प्रमुख शर्तें देख लेते हैं। सेना का रखरखाव, रियासत को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका पूरा खर्च कौन उठाता था? तो उस राज्य को उठाना पड़ता है। ब्रिटिश रेजिडेंट शासक को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, जिसको प्रशासन में क्या करती थी, सलाह देती थी राज्य को। ब्रिटिश नीति का त्याग, जैसे विदेश नीति का त्याग, विदेश नीति उसका कौन देखता था? अंग्रेज देखता था। ये भी ध्यान रखिए। यूरोपीय लोगों को प्रतिबंध, रियासतें किसी भी अन्य यूरोपीय जैसे फ्रांसीसियों को अपनी सेवा में नहीं रख सकती है, ये भी उसकी एक वो थी। बदले के लाभ में क्या कहते थे अंग्रेज कि हम तुम्हें दूसरे राज्य से संरक्षण देंगे, कि मतलब तुम्हें बचाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेस किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। देखेंगे दत्तक उत्तराधिकार को मान्यता न देना इसकी मुख्य बात थी, कि दत्तक जिसके भी दत्तक पुत्र है अपने पुत्र को ही मान्यता देना, जो गोद लिया पुत्र है उससे संपत्ति उसको ना देना, इसका इस नीति का एक था। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लिव्स का एक विशेषता थी। झांसी इस नीति का प्रभावित प्रमुख था। इसीलिए देखिएगा कि झांसी 1857 में विरोध करेगी। सतारा पहला राज्य था जो इस नीति को तहत अंग्रेजी शासन में गया था। तो आप लोग से पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का प्रथम कौन था जो मतलब उसे उस चपेट में आ गया उस नीति का, तो सतारा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ था, तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था। इस सुधार में राजा राम मोहन राय की बड़ी भूमिका रही थी। आप लोग ये बताइए, याद रखिएगा, बेंटिंग को मानवता का मित्र कहा जाता है। आप लोग से पूछा था मानवता का मित्र किस अंग्रेजी गवर्नर को कहा जाता है, तो बेंटिंग को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। विडो रेजिडेंट एक्ट कब आया था, मतलब विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था, तो यह आया था 1856 में। अब बंद कब हुआ था, 1829 में। किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से, ठीक है। इस अधिनियम से ईश्वरचंद्र विद्यासागर जुड़े थे। और सामाजिक सुधार प्रश्न, ये बहुलता दिखाई गई प्रश्न की, यह एक्ट लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो यह हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का इसका प्रमुख कारण था। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से मानी जाती है। 1857 के बहादुर शाह मतलब को क्या किया था, प्रतीकात्मक नेता माना गया था। मतलब दिल्ली से उनको सभी सेना देखिएगा मेरठ से दिल्ली की ओर जाते हैं और क्या कहते हैं, बहादुर शाह को बना लेते हैं उसका हेड, मतलब विद्रोह करते हैं और उसका हेड बनाते हैं बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक थे। एनफील्ड राइफल के कारतूस के में क्या किया था, गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह थी। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इसकी कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। यह कब हुआ था, इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी कब से, 10 मई 1857 को। प्रारंभिक घटना 29 मार्च जो 1857 को बैरकपुर जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया था कि अपने अधिकारी पे गोली चला के हत्या कर दी थी। इसी कारण उन्होंने बोला था कि हम ये काम नहीं करेंगे। मुख्य प्रतीक क्या थे, तो इसके कमल और रोटी मूर्ति के प्रतीक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्रोह के कारण क्या थे, तत्कालिक कारण थे कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था, और गाय सुगर की चर्बी की अफवाह थी, ठीक है। राजनीतिक कारण क्या थे, तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हम लोग ने देखा कि डॉक्टर ऑफ लिव्स पिछले पर है, तो इसमें सबसे पहले किसको लिया गया था, तो सतारा को। ये भी हम लोगों ने देखे। आर्थिक कारण क्या थे, किसानों और जमींदारों पर भारी टैक्स, ये भी कारण थे। प्रमुख केंद्र और उनके नेता कौन थे, जैसे मेरठ और दिल्ली से बहादुर शाह जफर सम्राट और जनरल वक्त खान ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आप सभी लोगों को पता। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे इसमें साथ दिए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से जगदीशपुर से कुंवर सिंह और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। दमन और असफल के कारण क्या थे, तो अंग्रेजों ने सितंबर 1857 तक दिल्ली और फिर अन्य केंद्र धीरे धीरे वापस ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए ग्वालियर में। आप लोग जानिएगा। असफल के कारण क्या थे, संगठन और योजना के अभाव में सीमित संसाधन और पूरे भारत में एक साथ फैलना। मतलब ये देखिए, ये भारत के कुछ ही क्षेत्रों में था, जैसे ये भारत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल, यही सब क्षेत्र में प्रमुख रूप से हुए थे। पूरे भारत में होते हैं तो शायद उसी टाइम भारत आज़ाद हो गया होता। तो आगे हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम की भूमिका से हुई थी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुई थी। और इसकी स्थापना
दिसंबर को हुआ था, ठीक है, 1885 को हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। और स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थापना एवं ह्यूम के सहयोग से हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और प्रथम अधिवेशन में कितने व्यक्ति आए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। शुरुआती नेता कौन थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले इसके शुरुआती नेता थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन देख लेते हैं 1885 जो कहाँ हुआ था, बम्बई में। प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे, 1885 में कलकत्ता में हुआ था। और इसके दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, 1887 में मद्रास में हुआ था। पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। पहले अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूलो के द्वारा किया गया था। और 1960 में हुआ था सूरत में, जहाँ क्या हुआ था, कांग्रेस दो गुटों में बट गए थे, नरम दल और गरम दल में, ठीक है। 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे AC मजूमदार। और इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग भी क्या हुए थे, समझौता में आ गए थे, और नरम दल गरम दल सब एक हो गए थे 1916 में, ठीक है। और 1924 का बेलगांव अधिवेशन देख लेते हैं। गांधी जी का एकमात्र अध्यक्षता किए थे, कहाँ का, तो बेलगांव का। कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्षता जो किए थे गांधी जी, वो कहाँ किए थे, बेलगांव 1924 में किए थे। 1929 में लाहौर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और आगे देखते हैं 1931 में कराची मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था। और अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1938 में देखेंगे हरपुरा सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किए थे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सबको याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था बम्बई सत्र में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोगों ने देखा कि WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। और कांग्रेस के प्रारंभिक चरण मॉडरेट फेज रहा है, सॉरी, कांग्रेस का प्रारंभिक चरण मॉडरेट फेज रहा है, मतलब ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा नरम, दोनों मॉडरेट बीच में था। व्योमेश चंद्र बनर्जी का पूरा नाम क्या था, तो व्योमेश चंद्र WC बनर्जी का व्योमेश चंद्र बनर्जी का पूरा नाम था। बंग बंग आंदोलन कब हुआ था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, तो आप लोग देखिएगा 1905 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में। बंग भंग यह लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। और 1911 में बंग भंग रद्द किया गया था। बंग भंग के विरोध में क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ बंग भंग आंदोलन के बारे में देखेंगे कि इसका विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई 1905 को की गई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को लागू भी कर दी गई थी। उद्देश्य क्या रखा गया था, कि इसका उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक सुविधा को के बहाने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना इसका काम था, राष्ट्रवाद को कमजोर करना। विभाजन का स्वरूप क्या था, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम और पश्चिमी बंगाल में हिंदू को रखना। प्रतिक्रिया क्या थी, 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर के जी के सुविधाओं पे क्या था, राखी बंधन इसी दिन मनाया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं को क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। नेतृत्व कौन किए थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। परिणाम क्या था, इस दबाव के कारण 1911 में ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा था। ये भी ध्यान रखिएगा। आंदोलन के प्रमुख प्रभाव कहाँ था, वंदे मातरम आंदोलन का प्रमुख मंत्र बन गया था। छात्र भागीदारी, 7 अगस्त को हजारों छात्रों ने रैली निकाले और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया। स्वदेशी उद्योग, बस साबुन, कपड़ा और माचिस के कारखाने खुले थे। कांग्रेस विभाजन, इस आंदोलन के बाद 1707 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने देखे नरम दल गरम दल, आप लोगों ने ये भी देखा कि 1916 के कहाँ, लखनऊ अधिवेशन में ये नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग सभी मिल जाते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो 1906 में ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। सेपरेट इलेक्टोर्स का प्रश्न, ये थोड़ा महत्व दिखाया गया है। नवाब क्या होता है, सलीमुल्लाह खान की इसमें प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था, 1960 में हुआ था। यह विभाजन मॉडरेट और एक्सटर्नल, मतलब नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था। लाला लाजपत राय, तिलक, बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी धारा के से जुड़े थे। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, मार्लियामेंटो रिवोल्ट कब शुरू हुआ था, मार्लियामेंटो सुधार कब आया था, तो यह आया था 1909 में। इसमें सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था थी, मतलब अलग से इलेक्शन की एक इसमें व्यवस्था। इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इसे मिंटो भारत
वाइसराय थे। इसमें मिंटो भारत के क्या थे, वाइसराय थे, और मार्ले क्या थे, सेक्रेटरी थे। ये भी याद रखिएगा। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेता कौन थे, तो यह थे लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल इसके प्रमुख संस्थापक नेता था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। इसका केंद्र कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को माना जाता है इसका केंद्र, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी प्रभावी भारतीयों का संगठन था, प्रवासी भारतीयों का क्या था, संगठन था। ये भी आप लोगों का ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे होम रूल मूवमेंट से कैसे जुड़ा था। होम रूल मूवमेंट से कौन कौन जुड़ा था और कैसे जुड़ा था, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखेंगे होम रूल मूवमेंट 1916 में शुरू हुआ था, और तिलक और एनी बेसेंट अलग अलग लीग थे। इसका उद्देश्य क्या था, डोमिनियन स्टेट की मांग करना। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के बीच क्या हुआ था, समझौता था। यही वर्ष और होम रूल लीग मूवमेंट के कारण भी महत्वपूर्ण था। लखनऊ पैक्ट में सेपरेट इलेक्ट्रॉन को भी अस्थायी मान्यता दी गई थी। आगे हम लोग देखेंगे गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण था, 1917 में हुआ था। इसका संबंध नील की खेती से था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। देखिएगा आप, 3 कट्ठिया पड़ता है यहाँ पे। जो व्यवस्था थी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना, उसको किसानों उससे परेशान हो गए थे, और क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण हो रहा था, जिसके कारण गांधी जी ने यहाँ पे क्या किए थे, सत्याग्रह किए थे। खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो यह कर माफी से संबंधित है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसमें इसके संबंध में सफल फसल खराब होने में पर लगान माफी से था। ठीक है, इसका संबंध। और सरदार पटेल ने भी इस खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिए थे। रिवोल्ट एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है, तो रिवोल्ट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, रिवोल्ट यह 1919 में आया था। ठीक है, इसमें इसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का प्रावधान था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई थी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो यह थे अली बंधु। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता आपसे पूछा जाता है, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 में के आसपास उभरा। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा। मोहम्मद अली और शौकत अली अली बंधु कहलाए। मोहम्मद अली और शौकत अली क्या कहलाए, अली बंधु कहलाए। ठीक है, असहयोग आंदोलन आपसे पूछा जाए अली बंधु किसको कहते हैं, तो मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिए। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया, तो यह हो जाएगा चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान, चौरा चौरी घटना 1922 में हुआ था। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत के कारण आंदोलन वापस ले लिया। देखिए, इसी घटना को गांधी जी बोलते हैं कि यह भारतीयों का हिमालय जैसी भूल है, चौरा चौरी। और अमृतसर जो में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस घटना को क्या बोलते हैं गांधी जी, कि यह अंग्रेजों का हिमालय जैसी गलती है। चौरा चौरी में पुलिस चौकी को क्या किया था, आग लगाई गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने और CR दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। इस टाइम कहाँ थे, गांधी जेल में थे। इसका उद्देश्य काउंसलिंग में प्रवेश कर सरकार को घेरना था। CR दास को का देश बंधु कहा जाता है। CR दास को क्या जाता है, चित्तरंजन दास को ही क्या कहा जाता है, देश बंधु। ठीक है, और साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत। साइमन कमीशन में कई भारतीय सदस्य नहीं थे, मतलब 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज ही थे, जिसके कारण साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था और साइमन का विरोध किया गया था। और साइमन का इसी में देखिएगा कि पंजाब में विरोध के द्वारा लाला लाजपत राय को पे लाठीचार्ज होती है, गंभीर चोटें लगी और बाद में उनका निधन हो गया। यही सब के बदला लेने का भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव गए थे, बम चला दिए थे, यही सब हुआ था। और बाद में उनको भी फांसी दे दिया गया था एक फंसा के झूठा मुकदमा में। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में अध्यक्ष कौन थे, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। इसे डोमिनियन स्टेट से जोड़ा जाता है। नेहरू रिपोर्ट सेपरेट इलेक्ट्रॉन के विरुद्ध थी। ठीक है, वो उनका ये नहीं था कि सेपरेट इलेक्ट्रेट्स हो। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इसी कारण यहीं से पूर्ण स्वराज की मांग आधिकारिक हुई थी। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो 1930 में हुआ था दांडी मार्च।
यह मार्च साबरमती आश्रम से दांडी तक था। इसका संबंध सॉल्ट मतलब नमक लॉ से को तोड़ना था। गांधी ने 231 मील 390 किलोमीटर तक चला था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने अनुयायियों? 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने चला था, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, दिल्ली में। पैक्ट के बाद गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसे हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे? भाग लिए थे। और इसके बाद क्या हुआ था? सिविल डिसबाइडेंस मूवमेंट, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से क्या हुआ था? स्थगित हुआ था। और इरविन के उस टाइम क्या थे? भारत के वाइसराय थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79वां नंबर, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो यह हो गया था डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था, ठीक है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर। इसका संबंध डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व से था। दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व अंबेडकर कर रहे थे। इनका बोलना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल मांग इनका था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेपरेट इलेक्शन के स्थान पर इन्हें रिजर्व सीट दिया गया। गांधी जी के आमरण अनशन के वजह से यह व्यवस्था हुई और अंबेडकर ने अपना क्या किया था? आमरण अनशन छोड़ा था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो प्रमुख विशेषताएं इसकी प्रांतीय स्वायत्तता थी इसकी, ठीक है। देखते हैं डायरचरी प्रांतों में, मतलब डायरचरी मतलब होता है द्विशासन प्रांतों में द्विशासन 1931 एक्ट से जुड़ा था, ठीक है। 1935 एक्ट जैसे फेडरल स्कीम मतलब संघीय योजना फेडरल स्कीम का विचार आया पर पूरी तरह लागू नहीं हुआ था इस टाइम, ठीक है। इसी एक्ट के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1937 में प्रांतीय चुनाव कौन से एक्ट के आधार पे हुए थे? तो 1935 के एक्ट पे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था सुभाष चंद्र जी के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो एक गांव में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, गांव में अधिवेशन पूछा जाए तो हरिपुरा, और किसने अध्यक्षता किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में अध्यक्ष रहे। सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहा जाता है, ठीक है, इनको नेताजी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 को आया था। ध्यान रखना आप सभी लोगों को, क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था और इसके प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, सॉरी, तो अगला शायद टाइपिंग नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो हम लोग आज यहीं तक देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग और किसी वीडियो में देख लेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को यहाँ तक पूरे अच्छे से हिस्ट्री का रिवीजन हो गया होगा। मोटा मोटी आप लोगों को अच्छा खासा डाटा फैक्ट्स आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग अपना ख़त्म करते हैं। और आप लोग वीडियो को बताइएगा कैसा लगता है आप लोगों का वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही हम लोग सभी सब्जेक्ट को देखते रहेंगे आगे, ठीक है। ठीक है, तो धन्यवाद।